हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5.9 देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, देखो ध्यान से। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर 5.12 है। ये जो आपके सामने फिगर है वो 5.12a है, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, ठीक है। टेक द जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको कितनी चीजें दी गई, आपको ये कुछ ऐसे सिस्टम दी गई जिसमें एक ट्रॉली है जो थ्रेड के साथ बंधी हुई है, और फिर यहाँ पे एक मास लटकाया है, और आपको बोला गया कि भाई ये सिस्टम मूव हो रही है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने को बोला है तो ये सिस्टम मूव हो रही है। तो हमने देखा था सम कॉमन फोर्सेस इन द मैकेनिक्स में, हमने ये चीज नोटिस की थी कि भाई ऐसे जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ थ्रेड के साथ कनेक्टेड हो या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो हम इसको जॉइंट सिस्टम बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया कि ये सिस्टम मोशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी सिस्टम मोशन में। जरा सोच के देखो कि ये सिस्टम कौन सी डायरेक्शन में मोशन में होगी। क्या यही डायरेक्शन में मोशन में होगी ना, दिस डायरेक्शन, ठीक है, यही डायरेक्शन में मोशन में होगी, क्योंकि भाई यहाँ का जो मास है उसको नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, और उसका mg वेट मास उसका 30 न्यूटन बोला भी गया है, यहाँ पे निकाल के दे दिया गया है। 3 इंटू m मतलब 3 एंड g मतलब 10, 3 इंटू 10 कितना होगा 30 न्यूटन। तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका वेट मास, सॉरी वेट फोर्स आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 30 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट को 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, इसकी वजह से भाई ये रस्सी के साथ बंधा तो है, लेकिन उसका 30 न्यूटन जो लग रहा है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना। तो इसको एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है। तो आप जरा सोचो कि ये थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, तो हमें पता है कि भाई अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, थ्रेड का ये वाले ऑब्जेक्ट ये वाले मास के साथ कॉन्टेक्ट ये डायरेक्शन में, तो अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो ये डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। वही टेंशन यहां पे देखोगे तो ये वाले जो ब्लॉक है उसके साथ यहां पे कॉन्टेक्ट हुआ, तो अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट मतलब कि ये डायरेक्शन में टेंशन लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट के नीचे जाने से वाया दिस टेंशन फोर्स ये जो पुली है, सॉरी ये जो ट्रॉली है वो ये डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। और हमें पता है कि ऐसे जब भी जॉइंट सिस्टम आती है तो ऐसे केस में भाई पूरी सिस्टम आपको ए एक्सीलरेशन से मूव होती नजर आएगी। मतलब कि अगर मैंने माना कि इसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका भी ए है, और वही पूरी सिस्टम का भी होगा, है ना। हम ये बोल सकते हैं, हमने वहां पे देखा भी था, है ना, अलग से हमने देखा था। तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा, ए एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोटिस करो, यहां पे आपको बोला गया है कि भाई ये जो ट्रॉली है ना वो जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में वहां पे, क्योंकि वो मोशन में है इसलिए आप यहां से भी पता लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन बोला गया है, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब कि उसके खांचे खांचे परफेक्टली सेट नहीं है। तो ऐसे केस में खांचे खांचे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके फ्रिक्शन पैदा करेंगे, है ना, सिर्फ कांटेक्ट में होंगे, सेट नहीं होंगे। तो ऐसे केस में वैसे हमने बोला था वहां पे कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अल्टीमेटली मैं ये बोलूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में लाने की कोशिश करते हो तब जो भी फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक होता है, लेकिन जैसे वो बंदा मोशन में आ जाता है तो अब वही स्टैटिक फ्रिक्शन कम होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो यहां पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला गया है। अब सीधी सी बात है कि भाई ये ट्रॉली को कौन खींच के ले जाएगा, टेंशन। कौन सी डायरेक्शन में, तो आप देखो जिस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन को दिखा, जिस डायरेक्शन में टेंशन का फोर्स है उस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि नीचे की सरफेस अगर इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, जो आपको यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी दिखाई गई है, वही डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो भाई लगाओ फॉर्मूला, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन के बराबर, है ना। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है, दैट इज 0.4। तो ये जो सरफेस है उसका म्यू के कितना है, तो उसका म्यू के है भाई 0.04, है ना। अब ये नॉर्मल कितना होगा, हमें पता है कि भाई इसको नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और क्योंकि वो सरफेस के ऊपर mg लगा तो सरफेस उसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे, है ना। तो ये n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा फर्दर म्यू के इंटू एम जी के बराबर। यहां पे म्यू के का वैल्यू कितना है, तो 0.04 है। ये जो ट्रॉली है उसका मास कितना दिया गया है आपको, 20 kg दिया गया है। और ये जी कितना होगा, तो भाई 10, यहाँ पे बोला है आपको 10 लेना है। तो यहाँ पे खुद ही देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 20 एंड 10 200 हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा 4/100 मल्टीप्लाई बाई 200,
तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ट्रॉली के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो कितने न्यूटन का होगा, 8 न्यूटन का होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला। हमें क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ पे दो चीजें निकालने को बोला गया है। फर्स्ट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालना है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब कि जब ये सिस्टम आपको एक ए एक्सीलरेशन से मूव होती नजर आएगी तो वो ए एक्सीलरेशन कितना होगा, एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको निकालना। मैंने बोला था जॉइंट सिस्टम जब भी आती है तो जॉइंट सिस्टम में आपको क्या देखना होता है, जॉइंट सिस्टम में आपको यही देखना होता है कि भाई जितने एक्सीलरेशन से आपको पूरी सिस्टम मूव होती नजर आएगी उतने ही एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक भी मूव नजर आएगा, उतने ही एक्सीलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी मूव होता नजर आएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें एनसीईआरटी में भाई शॉर्ट में इसका आंसर नहीं देना होता है। हमें ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसको अच्छे से सॉल्व भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो एक्सीलरेशन का जो नेट एफ नेट बाई टोटल एम नेट वो वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं 1 मार्क्स में अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में आता तो मैं उसको उस तरीके से सॉल्व करता, लेकिन यहाँ पे वो 1 मार्क्स में तो नहीं आएगा ना। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है तो एटलीस्ट वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, तो हमें यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं उसको पूरा सॉल्व करके उसका आंसर लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, ठीक है, 3 kg ब्लॉक का, कि भाई 3 kg ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम मैंने समझा था क्या होता है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं बोलूं तो बस ये 3 kg वाले ब्लॉक को हम ऑब्जर्व करेंगे, बाकी कोई ब्लॉक को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अभी एट अ टाइम हम हमारा पूरा फोकस लगाएंगे 3 kg ब्लॉक के ऊपर। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, कितना फोर्स होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे 3 kg ब्लॉक को ही यहाँ पे शो करेंगे, तो उसको बोला जाता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मतलब कि वो किसी के साथ कनेक्टेड है ऐसा नहीं देखेंगे, वो फ्री बॉडी है ना, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा 3। वैसे तो फ्री बॉडी डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हो तो ऑब्जेक्ट को आप किसी पॉइंट से या डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं हमेशा इसको जो मास दिया गया उसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है। अभी ध्यान से देखो उसको नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन में उसका वेट फोर्स दैट इज द 30 न्यूटन लग रहा है ना, जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। आप निकाल भी सकते हो mg लगा के, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे फिगर में दिया गया तो उसको डायरेक्टली यूज कर लो। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, तो देखो अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। ठीक है, अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में उसको एक और फोर्स लग रहा है दैट इज द टेंशन। टेंशन हमेशा अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, और हमने ये भी बताया था कि भाई एक थ्रेड के अंदर हमेशा एट अ टाइम एक ही टेंशन एग्जिस्ट करता है ना, तो ये पूरी एक ही थ्रेड है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जितना टेंशन यहां से आपको मिलेगा उतना ही टेंशन यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि ये एक ही थ्रेड है। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे ये एक और फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई है क्या, नहीं। क्या जेड डायरेक्शन मतलब स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन के अंदर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो हमें सिर्फ इतना नजर में आता है कि यहाँ पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं, और इसके अलावा और क्या नजर आता है आपको, तो उसके अलावा और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये ब्लॉक जो भी है ना, ए एक्सीलरेशन से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी क्या है, 0 है। नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी 0 है, मतलब कि जेड डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने देखा कि भाई क्या नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है, नहीं है। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ये एक्सीलरेशन 0 होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, यहां पे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 नहीं है। 0 नहीं है तो किसके बराबर होना चाहिए, ma के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी NLM1। अगर नेट फोर्स 0 है तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी NLM2 क्या बोलते हैं, अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन यहां की इसकी बात करूं तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन अगर 0 नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ma के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ma के बराबर होना चाहिए, है ना।
m इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, मान लो कि मैं आसानी के लिए, मतलब कि आसानी से इसको आइडेंटिफाई करो, इसके लिए मैं इसको स्मॉल m बोल देता हूं और इसको मैं कैपिटल M बोल देता हूं। ठीक है, एक्चुअली इसको हम कैपिटल M बोलेंगे, और अगर मैं इसका नोटेशन चेंज करता हूं तो मुझे यहां पे भी नोटेशन चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी हम कैपिटल M लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल mg, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा मास है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, ये भी कैपिटल M हो जाएगा, सो इट इज कैपिटल M। तो हमने ये बड़ा जो ट्रॉली वाला मास है उसको 20 kg को हमने कैपिटल M अज्यूम किया, और ये 3 kg वाला ब्लॉक है इसको स्मॉल m अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये स्मॉल ma के बराबर होगा। अभी देखो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, तो देखो इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में 30 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में t। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव मान लो, तो ये उसके अपोज में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना होगा 30 माइनस टी। नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझो कि आपके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट हो आप मान लो, और आपके ऊपर ये डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो भाई आपके ऊपर एक्चुअल में नेट कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 10 माइनस 5 मतलब कि 5 न्यूटन का इतना एक्चुअल में आपके ऊपर अपोज कर रहा है, आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, अपोज नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझो, या फिर अगर आप ऐसा समझना चाहते हो कि भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस फोर्स को हम पॉजिटिव मान ले, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 30 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स में कितना लिखूंगा यहाँ पे 30 माइनस टी, दैट इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अभी 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, एम की वैल्यू हमें पता है तो एम की वैल्यू तो प्लेस कर दो एटलीस्ट, तो यहां पे हम इसको लिखेंगे 30 माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ पे टी एंड 3a की वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, उसको उस तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं। नाउ अब हम किसको ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो अब हम ये ट्रॉली को ऑब्जर्व करेंगे। भाई ट्रॉली के साथ क्या हो रहा है, तो ट्रॉली के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मान लो कि ये हमारी ट्रॉली है 20 kg वाली। ठीक है, सो ये हमारी ट्रॉली है 20 kg। उसके लिए हमने देखा तो भाई उसको ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा एफ के, जो कितना है 8 न्यूटन, हमने कैलकुलेट कर लिया है। और उसके अलावा इसको यहां पे थ्रेड के साथ कांटेक्ट है, तो अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट इसको टेंशन ये डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो उसके साथ साथ आपने देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई इसको ये डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है। इसके अलावा और क्या लग रहा है, तो भाई इसके अलावा इसको एक नीचे की डायरेक्शन में 20g कैपिटल mg मतलब कि 20g लग रहा है ना, या फिर मैं अभी के लिए इसको कैपिटल mg बोल देता हूं। इसके अलावा और क्या लग रहा है, तो भाई क्योंकि वो सरफेस के ऊपर mg लगाएगा तो सरफेस उसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगाएगी, नॉर्मल लगाएगी, है ना। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर x डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे हैं एंड y डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो मैं z डायरेक्शन को भी देख लेता हूं कि क्या यहाँ पे स्क्रीन के बाहर की डायरेक्शन में और स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या 20 kg के ऊपर, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि नेट फोर्स इन z डायरेक्शन ये वाले केस में क्या है, 0 है। ठीक है, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन 0 है। भाई y डायरेक्शन में क्या चक्कर है, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन ये ट्रॉली के लिए 0 है। देखो इसकी जो मोशन हो रही है ना, इसको एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में। अगर y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं होता तो इसको y डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो सिर्फ x डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो ये ट्रॉली ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, है ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 है ना, क्योंकि ये n किसके बराबर हुआ है, यहां पे हम बोलना चाहे तो यहां पे n mg के बराबर है ना। इसको इस तरीके से, नहीं तो आप इसको अलग से फोर्स मानोगे। तो यहां पे हमें इतना समझ में आता है कि n ने किसको संभाले रखा है, mg को, कैपिटल mg को। ठीक है, तो n की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यस हियर नेट फोर्स इन y डायरेक्शन ऑल्सो 0।
नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है। लेकिन क्या नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 है? नहीं है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होती तो ये एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन का 0 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो किसके बराबर होना चाहिए? एम ए के बराबर, मतलब कि कैपिटल एम ए के बराबर, है ना? कैपिटल एम ए के बराबर होना चाहिए। अच्छा, कितना होगा ये नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन? तो ये डायरेक्शन में टेंशन है, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, लेकिन किसका वैल्यू ज्यादा है? टेंशन का वैल्यू ज्यादा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में मूव हो पाता है ना? तो इसीलिए मैं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखूंगा? टी माइनस एफ के लिखूंगा, ठीक है? या फिर ऐसा समझ लो कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसको, उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव फोर्स मान लो, ठीक है? तो आप इसको जोड़ोगे तो आपको कुछ टी माइनस एफ के मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल एम ए, है ना? चलो, तो एफ के की वैल्यू हमें पता है, तो सारी चीजें यहाँ पे प्लेस कर दो। तो ये टी माइनस 8 दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ए। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2 या फिर रिजल्ट नंबर 2। अभी हमें दो चीजें निकालने को बोला गया है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है, ठीक है? तो आप कोई भी कहीं से भी कोई भी एक वैल्यू बना के किसी दूसरे के अंदर आप प्लेस कर सकते हो, या फिर आपको अगर इस्तेमाल करना है यहाँ पे तो आप सीधा यहाँ पे दो इक्वेशन बना के उसको भी सॉल्व कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को रिजल्ट नंबर 1 और 2 नहीं बोलूं और मान लो कि इसको एक और स्टेप ज्यादा लिखूं, तो ऐसे केस में इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं t को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा t प्लस 3a दैट इज इक्वल्स टू 30, ठीक है? तो इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं। और सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा? 20a को मैं यहां पे लेके आता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड 8 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा t माइनस 20a दैट इज इक्वल्स टू प्लस 8। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 2। तो आप अभी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं 1 माइनस 2 करूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 1 माइनस 2 करूंगा। तो बाई 1 माइनस 2, बाई डूइंग 1 माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो ये t प्लस 3 है दैट इज इक्वल टू 30 है, और यहाँ पे ये t माइनस 20a दैट इज इक्वल टू 8 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है? ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये टी तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 टाइम्स ए, है ना? और ये 30 में से 8 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? तो भाई 30 में से अगर 8 निकल जाते हैं तो बचेगा सिर्फ 22। तो भाई यहां से मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन यहाँ पे? सो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी, मतलब जो पूरी सिस्टम यहाँ पे मूव हो रही है उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन होगा 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड वगैरह करके लिखना चाहूं तो इसकी वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूं? तो आपके पास कैलसी, आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। 22 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0.956, ठीक है? 0.956, मतलब कि हम इसको 0.96 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो ये आएगा 0.956 अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 0.96 लिख सकता हूं, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। जो हमें पहली चीज निकालने को बोली गई थी वो एक्सीलरेशन था, ठीक है? चलो, तो हमने एक्सीलरेशन तो पता कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे? तो अब हमें टेंशन भी तो निकालना है। तो देखो एक्सीलरेशन तो मिल चुका है तो टेंशन निकालना बहुत ही आसान है। यही एक्सीलरेशन की वैल्यू कोई भी एक रिजल्ट में आप प्लेस कर दो। तो बाय पुटिंग a is equals to 0.96 इन रिजल्ट नंबर 1। सो देखिए मुझे क्या मिलता है। तो t इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 30 माइनस 3a लिखूंगा, है ना? चलो, तो ये हो जाएगा 30 माइनस, क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है 0.96, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और उसको फर्दर डिवाइड करो 30 में से, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0.96 और माइनस करेंगे 30 तो ये हो जाएगा 27.12।
ठीक है, 27.12। तो हमारे पास टेंशन कितना आएगा, 27.12 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाले केस में टेंशन कितना जनरेट हुआ होगा आपको दिखेगा, T इज इक्वल्स टू 27.12 न्यूटन। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वो ए नेट, ए इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम नेट वाला फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, आपको देखना है तो आप वहीं से वो निकाल सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था, ए का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था एफ नेट डिवाइड बाय एम नेट। टू बी स्पेसिफिक बोलो तो एफ नेट मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोला था मैंने, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एम नेट। क्या बोला था, वापस रिपीट करो, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एम नेट, है ना। टोटल मास कितना है, देखो ये दोनों को साथ में देखना होता है ना, तो इसका मास प्लस इसका मास कितना है, 23 है ना, 23 है। तो एम नेट कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 23 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज एफ नेट, देखो एफ नेट क्या होगा, तो भाई ये डायरेक्शन में 30 न्यूटन और इसको ये डायरेक्शन में 8 न्यूटन। हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक को जॉइंट सिस्टम मानेंगे। तो मान लो कि ये 23 केजी का पूरा एक ब्लॉक ही है। ठीक है, दोनों साथ में पूरे एक 23 केजी का ब्लॉक है। इसको ये डायरेक्शन में 30 न्यूटन लग रहा है और ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन के तौर पे 8 न्यूटन। अगर हम इसको ऐसे दिखाए तो आप देखो एफ नेट कितना होगा। सर टेंशन क्यों कैलकुलेट नहीं किया, भाई टेंशन तो इंटरनल फोर्स होता है ना, हमें क्या करना है एक्सटर्नल। मैंने क्या बोला था फॉर्मूला में, वापस 2 बार भी रिपीट करवाया ना मैंने आपसे कि भाई एफ नेट का मतलब क्या है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इंटरनल नहीं। टेंशन तो इंटरनल है, वो अपने आप को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो टेंशन ये डायरेक्शन, यहाँ पे देखोगे तो ये डायरेक्शन, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टेंशन को नहीं देखना है, नेट फोर्स एक्सटर्नल देखना है। तो एक लग रहा है 30 न्यूटन, दूसरा लग रहा है 8 न्यूटन। तो आप समझ सकते हो 30 माइनस 8 दोनों अपोजिट है ना, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, आप खुद ही सोच लो, 22। तो देखो एक ही स्टेप में आंसर 22/23, है ना, एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर वो मिल चुका है तो आपको पता है कि भाई ये टेंशन कितना होना चाहिए। ठीक है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड आप सिर्फ एमसीक्यू के लिए रखोगे, वो फॉर्मूला सिर्फ एमसीक्यू के लिए लगाओगे, यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आता है तो वहां पे हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है जल्दी से तो तब वो वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों हमने देखा, अब तक हमने ना 2 टाइप के फ्रिक्शन देखे। आइडियली देखने जाए तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एंड तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। और अगर आप ये ऑर्डर भी देखोगे ना तो सबसे कम वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन की। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे कम वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन की होती है, फिर उससे ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे भी ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे तगड़ा फ्रिक्शन है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग है। बाकी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करो, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करो, तो वो आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है ना। सिर्फ हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब कि हमें पता है कि जितना फोर्स आप लगाते हो ना किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना डिफिकल्ट होता है ना, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप मोशन में, अपने आप तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आ जाता है तो उसके बाद वही स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो तब अब उसको धक्का लगाना आसान हो जाता है। मतलब जितना फोर्स हम उसको मोशन में लाने के लिए लगाए थे ना, उससे कम फोर्स हमें अभी उसको मोशन में रखने के लिए लगाना पड़ेगा। और वहां पे अगर पहिए है, अगर व्हील लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में तो ये फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, है ना। आप हल्के से इसको धक्का लगा पाओगे, है ना, और कम हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे इतना तो कॉमन सेंस लग सकता है, इतना तो हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसकी वैल्यू कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद किसका नंबर आता है, काइनेटिक, और उसके बाद किसका नंबर आता है, रोलिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार चलो मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है इसलिए। लेकिन उसके बाद मोशन में आने के बाद तो हमारे पास 2 चॉइस आती है ना, या तो नीचे पहिए लगे होते हैं या तो पहिए नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे एक टेबल है कि जिसके नीचे पहिए नहीं है, तो ऐसे केस में व्हील नहीं है, तो ऐसे केस में आपको वो मोशन में फिर भी आपको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू
व्हील वाले टेबल को खिसकाने के लिए, है ना। तो आपको पता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि सबसे कम होता है। अभी सवाल ये निकल के आता है कि भाई ये रोलिंग फ्रिक्शन लगता क्यों है। देखो इसमें ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से इसका ओवरव्यू देख लेंगे कि भाई ये रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। एक्चुअल में आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोल करवाया है तो आपने देखा होगा कि भाई ज्यादातर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोल करवाते तो वो लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करता है, वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाता है ना। जैसे कि पेन है, आपके पास पेन है, तो आप एक काम करो, आप जिस टेबल के पास बैठे हो या फिर आप अगर गद्दे के ऊपर बैठे हो तो वहां पे आप उसको रोल करवाओ, ठीक है। आप उसको धक्का लगाओ तो वो रोल करेगा, रोल करते करते आगे जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा। आप बेड के ऊपर बैठे हो तो बेड के ऊपर आप पेन नीचे रखो बेड के ऊपर, और फिर आप इसको हल्का सा पुश करो, है ना। आप हल्का सा पुश करो, पुश नहीं करना है, मतलब कि एक इंपल्स फोर्स लगाना है, इसको इंपल्स फोर्स लगाना है, ठीक है। तो आप इंपल्स फोर्स लगाओ तो आप देखोगे कि वो पूरा क्या गद्दा उसने पूरा ट्रैवल कर लिया, नहीं किया, है ना। वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई कहीं ना कहीं यहां पे एक ऐसा फ्रिक्शन है, क्योंकि आपकी पेन जो भी होगी ना वो रोल कर रही होगी, है ना। आप उसको रोल कर रही है ऐसा बोल सकते हो। ऐसे केस में आप उसको स्लाइड कर रही है ऐसा नहीं बोलते, वो रोल कर रही है। रोलिंग का मतलब यही होता है ना कि पहिया ऐसे घूमता है ना। अगर मान लो कि ये व्हील है तो वो ऐसे घूमेगा, है ना, ये ऐसे घूमेगा, इसको हम रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, ये महसूस किया कि आपने गद्दे के ऊपर अगर बेड के ऊपर आपने पेन रखी और उसको आपने इंपल्स फोर्स लगाया, तो ऐसे केस में वो रोल करके आगे तो गई, लेकिन उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की जितना डिस्टेंस अगर आप वही पेन को अगर टाइल्स के ऊपर रोल करवाओगे, है ना। लेकिन टाइल्स के ऊपर रोल करो तो भी वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी, है ना। मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएगी। ऐसा हमारे व्हीकल के साथ भी होता है। जैसे आप उसकी स्पीड कम कर देते हो, मतलब कि एक्सेलरेशन देना बंद करते हो, तो अपने आप वो व्हीकल स्लो डाउन होता जाता है। अभी देखोगे तो आइडियली वो टायर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है, लेकिन लगता तो है, क्योंकि आप उसका रिजल्ट देख पा रहे हो। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भाई पेन को बेड के ऊपर रखो और उसको इंपल्स फोर्स लगाओ, ठीक है। इंपल्स फोर्स लगाओगे तो वो रोल करके आगे तो जाएगी, लेकिन उतना रोल नहीं कर पाएगी जितना वो करनी चाहिए, है ना। उतना रोल नहीं कर पाएगी, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगी। क्यों रुकी? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक फोर्स है कि जो उसको अपोज कर रहा है, और वो फ्रिक्शन ही होता है ना। आपका व्हीकल है तो व्हीकल को आप देखना, आपने 60 की स्पीड बढ़ा दी और उसके बाद आपने एक्सीलरेशन देना बंद कर दिया, तो थोड़े डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा व्हीकल, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती नजर आएगी, क्योंकि आपका टायर जो भी है व्हीकल का वो रोल तो कर रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप वो स्लो डाउन होता जाता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुका? कौन है ऐसा कि जो उसको रोक रहा है? मतलब कि वहां पे कोई ऐसा फ्रिक्शन होना चाहिए कि जो उसको रोक रहा है। अभी आइडियल केस देखे ना, रोलिंग का आइडियल केस देखे तो ऐसे केस में फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। आइडियल केस ये होता है कि फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आइडियली कुछ ऐसा होता है, मान लो कि ये टायर है जिसको आप रोल करवाना चाहते हो, तो जब भी वो जमीन के साथ कांटेक्ट में होगा ना, तब यहाँ पे सिर्फ एक कांटेक्ट पॉइंट बनेगा। आपको दिख रहा है क्या? ये पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट बनता है ना। ये सिर्फ एक हल्का सा कांटेक्ट पॉइंट बनता है। मैं यहाँ पे इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा कांटेक्ट पॉइंट बनता है। कांटेक्ट सरफेस नहीं बनती है, कांटेक्ट एरिया नहीं बनता है, कांटेक्ट पॉइंट बनता है। तो आइडियली ये होना चाहिए, है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट बनता है। और देखना जरा कि जैसे ये रोल कर रहा है, तो जैसे जैसे ये टायर रोल करता जाएगा, तो वैसे वैसे ये पॉइंट ना स्लाइड नहीं करेगा, ये पॉइंट ना ऊपर उठ जाएगा। मतलब कि ये पॉइंट अब ऊपर उठा तो उसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट आके लेगा, है ना। यही होता है ना कि अगर कभी भी आप रोलिंग को देखते हो, किसी टायर को रोटेट होते नजर आता है, रोलिंग करते नजर आता है, तो इसमें होता है कि जो पॉइंट अभी कांटेक्ट में है जमीन के साथ, वो अभी ऊपर उठ जाएगा। आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो ऊपर उठाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट आके लेगा, है ना। तो जैसे कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जैसे यहां पे हम दो पॉइंट लेते हैं ये वाले केस में, तो एक दूसरा पॉइंट जो इसके एग्जैक्टली बाजू में है, ठीक है, वो यहां पे है। थोड़ा डिस्टेंस बताते हैं हम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ताकि आप समझ पाओ। तो अभी ये पोजीशन है कि भाई अभी रेड कलर वाला जो पॉइंट है वो कांटेक्ट में है जमीन के साथ, लेकिन आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट जैसे टायर आगे रोल हुआ, आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट होगा क्या, तो ये जो रेड कलर वाला जो पॉइंट है ना वो ऊपर उठ जाएगा, और ये जो येलो कलर वाला, ब्राउन कलर वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, वो कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब पोजीशन क्या अब पोजीशन क्या बनेगी? तो अब पोजीशन ये बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। अब पोजीशन ये बनेगी कि रेड कलर वाला आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट रेड कलर वाला पॉइंट यहां पे आ चुका होगा,
और ये जो ब्राउन कलर वाला पॉइंट है वो नाउ राइट नाउ इट इज इन दी कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ चुका होगा और रेड कलर वाला पॉइंट ऊपर उठ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे मुझे ये नजर आता है कि उसके नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, तो ये ब्राउन कलर वाला पॉइंट ऊपर उठ जाएगा और उसकी जगह कोई और पॉइंट आके ले लेगा। तो ये होता है प्योर रोलिंग, आइडियल रोलिंग, कि जिसमें ये जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ना, जो जमीन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, वो पॉइंट कभी भी स्लाइड नहीं करते, वो ऊपर उठ जाते हैं। कांटेक्ट में आए ऊपर उठ चुके हैं, कांटेक्ट में आए नेक्स्ट मोमेंट ऊपर उठ चुके हैं, कांटेक्ट में आए नेक्स्ट मोमेंट ऊपर उठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऊपर उठते जाते हैं, है ना। वो कभी भी ऐसा स्लाइड करते नजर नहीं आएंगे। स्लाइड करते मतलब कि ये कांटेक्ट पॉइंट कभी भी आपको ऐसा घिसता नजर नहीं आएगा, घिसा चला जाएगा ऐसा नजर नहीं आएगा, है ना, ऐसा नजर नहीं आएगा। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड करवाते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी जो कॉन्टेक्ट सरफेस बनती है ना, वो सरफेस स्लाइड करती है, घिसती है पूरी। यहाँ पे आपको घिसाई जैसा कुछ नजर नहीं आएगा, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट तो ऊपर उठ चुका होगा, और जैसे वो ऊपर उठता है तो उसकी जगह किसी इसका नेक्स्ट पॉइंट जो भी है वो आके ले लेगा, और जैसे ही वो पॉइंट ऊपर उठेगा तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा वो उसकी जगह ले लेगा। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो तो वो पॉइंट जब भी कांटेक्ट में होंगे तब वो क्या होंगे, स्टेडी होंगे। तो प्रैक्टिकली देखने जाए, आइडियल केस देखने जाए, तो ऐसे केस में तो कोई यहां पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट घिसता नजर नहीं आता। जहां पे आपको घिसाई जैसा घिसता नजर आता है तो वहीं पे फ्रिक्शन जैसा कुछ हमें नजर आता है ना। तो फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आता है जब वहां पे घिसाई जैसा आपको कुछ महसूस हो, लेकिन ऐसा यहां पे आइडियली तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्योर रोलिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्योर रोलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। इसको हम बोलेंगे प्योर रोलिंग। ठीक है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, क्या रियलिटी में ऐसा होता है? ये प्योर केस है, आइडियलिस्टिक केस है, जो कभी रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी ये होती है, आपने देखा है कभी आपके व्हीकल के टायर को भी देखा है क्या? आपने जब भी टायर को देखा होगा, आपके व्हीकल को देखा होगा, तो जब भी वो जमीन पे खड़ा है या फिर कोई आदमी अगर व्हीकल के ऊपर बैठा है तो आप उसके टायर को देखना, जहां पे टायर जमीन के साथ कांटेक्ट में है ना, वहां पे वो कांटेक्ट पॉइंट नहीं बनाता है, वो कांटेक्ट सरफेस बना देता है। आप देखना कांटेक्ट एरिया बन जाता है। आप देखना थोड़ा टायर दबेगा, टायर भी दबेगा और उसके साथ साथ नीचे वाली जमीन है वो भी दबेगी। तो रियलिटी में क्या होता है, आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको दबा जैसा नहीं दिख रहा है ना, दबाव जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या होती है, रियलिटी ये होती है, आप देखो यहाँ पे जमीन भी थोड़ी दबी हुई है, देखो इतना पोर्शन ऐसा कर्व शेप दिख रहा है, और उसके साथ साथ ये टायर जो भी है ना वो भी थोड़ा दबा हुआ दिखेगा आपको। ध्यान से देखो, ये टायर भी थोड़ा आपको ऐसा दबा हुआ दिखेगा, है ना। तो ये रियलिटी में ये होता है। रियलिटी में टायर भी थोड़ा दबता है और नीचे वाली जमीन जो भी है वो भी थोड़ी दबती है। आप महसूस करना तो आप कर सकते हो, किसी एक सीजन बॉल को आप गद्दे के ऊपर रोल कराओ तो आपको नजर आएगा कि वो जहां जहां से पास होता है ना, वहां की जमीन को क्या करता है, दबाता जाता है ना, दबाता जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम डीफॉर्मेशन बोलते हैं ना, शेप चेंज हो रहा है, मतलब कि जो गद्दा है उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो वो रियलिटी होती है। रियलिटी में ये कभी नहीं होता है। अगर रियलिटी में ऐसा होता ना हर बार कि भाई जो आपका टायर है वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट ही बनाता, ठीक है, तो तब फ्रिक्शन नहीं लगता, क्योंकि तब वो जो कांटेक्ट पॉइंट बनते हैं ना, कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है, वो ऊपर उठ जाते हैं तो उसकी पोजीशन नया जो भी उसकी जो जगह होती है वो नया पॉइंट आके ले लेता है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में यहां पे आपको क्लियरली दिखता है। आप देखना व्हीकल के टायर को भी देखना, मैं जो बोल रहा हूं ना वो आप महसूस करना तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखना व्हीकल का टायर थोड़ा सा दबा हुआ नजर आएगा, उतना ही नहीं, कई बार जमीन भी दबी हुई नजर आएगी आपको, है ना। तो इसको डीफॉर्मेशन बोला जाता है। तो ऐसे केस में होता क्या है, जैसे जैसे टायर आगे बढ़ता है ना, ये होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है उसकी घूमने वाली वेलोसिटी। लेकिन रोलिंग किसको बोलते हैं, दोनों हो रहा हो, मतलब कि वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, मतलब कि ये टायर आगे भी बढ़ता जाता है कुछ v वेलोसिटी से और साथ में घूमता भी जाता है, उसको हम रोलिंग बोलते हैं, है ना। ज्यादातर हम रोलिंग ही देखते हैं। पंखा घूमता है तो उसको हम रोलिंग नहीं बोलते, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, क्योंकि वो बंधा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टायर घूमता है या फिर मार्बल घूम के आगे जाता है तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग कर रहा है, क्योंकि वो घूमता भी है और साथ में आगे भी बढ़ता है। तो जब भी आपको
ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि सीधी डायरेक्शन की मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों साथ में नजर आती है तो उसको रोलिंग बोला जाता है, ठीक है। और जब भी रोलिंग होता है ना तब रियलिटी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब कि शेप आपको बिगड़ा हुआ नजर आता है, कभी भी कांटेक्ट पॉइंट नहीं बनता है, यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बन जाता है। आप देखो इसको महसूस करो, आप ध्यान से देखोगे ना तो इसको आपको ये एरिया बना हुआ नजर आएगा, ये कांटेक्ट एरिया बनाता है। क्या बनाता है? कांटेक्ट एरिया बनाता है ना। जो आइडियली क्या बनना चाहिए? कांटेक्ट पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कांटेक्ट एरिया बना देता है। आप खुद भी महसूस कर सकते हो। आप लॉन के ऊपर अगर किसी बॉल को रोल कराओगे तो आपको नजर आएगा कि वो लॉन के ऊपर जा रहा है, तो वो उतना डिस्टेंस आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि लॉन जैसे जैसे वो टायर वो बॉल आगे बढ़ेगा तो आप देख पाओगे कि वहां पे नीचे लॉन को दबाता चला जाता है ना। तो भाई देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि यहां से वो दबा रहा है और यहां से वापस उसको ऊपर भी उठा रहा है ना। आपको ये दिखेगा, यहां से वो दबा रहा है और वहां से ऊपर उठता भी नजर आ रहा है ना। आपको ये दिखेगा, क्लियरली दिखेगा, आप देखना। तो जैसे जैसे कोई रोलिंग करता नजर आता है तो ऐसे केस में आपको यहां से कुछ जमीन वगैरह दबती नजर आती है और यहां से ऊपर उठती नजर आती है, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है, क्यों वो रुक जाता है? देखो रोलिंग फ्रिक्शन ना वो स्टैटिक और काइनेटिक से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट है रोल होना, है ना। तो रोलिंग में फ्रिक्शन उस तरीके से यहां पे एक्ट करेगा ताकि वो क्या करे, अपोज में कुछ एक टॉर्क बना दे, है ना, कि जो उसकी जो ये वाली वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, इसको कम करता जाए, इसको कम करता जाए, तो उस तरीके से काम करता है। तो डिफरेंस कहां पे आ जाता है? डिफरेंस यहां पे आ जाता है। चलो दबता है वो तो समझ में आता है, लेकिन दबने का जो नेचर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि वो ज्यादा दबा, क्या मतलब कि यहां पे दबाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाता है। ये वाली पोजीशन जहां से वो रोल करके आगे बढ़ता है वहां से वो जमीन को दबाता है ना, जहां से वो दबाता है वो दबाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन जब भी यहां से ऊपर उठता है ना तब वो कम फोर्स लगता है ना। तो ऊपर उठे कई बार क्या होता है, उसके निशान बन जाते हैं। निशान क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जितना फोर्स उसने दबाने के लिए लगाया उतना फोर्स यहां पे ऊपर उठने में नहीं लगेगा जमीन को, ठीक है। तो ऐसे केस में वहां पे हमें उसके निशान बने हुए नजर आते हैं, और निशान बनने के पीछे का रीजन यही होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स। दबाने वाला जो फोर्स होता है उससे ऊपर उठाने वाला जो फोर्स होता है ना वो कम हो जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अगर मैं मान लूं कि ये दबाने वाला फोर्स F1 है और यहां पे ऊपर उठाने वाला फोर्स F2 है, तो देयर इज F1 ग्रेटर देन F2। तो ये F1 हमेशा ज्यादा होता है F2 से। वो दबा पूरे जोर से दबा देता है, लेकिन ऊपर उठने के लिए जो फोर्स आता है ना वो फोर्स कम लगता है, इसलिए वो जमीन शायद ऊपर उठ नहीं पाती है, या फिर डिफॉर्मेशन जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, जो हुआ है शेप में बदलाव आया है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसे केस में आपको वहां पे उसके निशान छूटे हुए नजर आते हैं, है ना, ऐसा होता है। पिच जहां पे गिरती है तो वहां पे भी आपको ऐसा नजर आता है। तो बस यही खेल होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस फोर्स। अगर दोनों सेम होते ना, अगर F1 इज इक्वल टू F2 मतलब कि जितने फोर्स से वो दबा रहा है जमीन को, अगर उतने ही फोर्स से अगर वो ऊपर उठा भी देता ना, जमीन उसको ऊपर उठा भी देती, तो ऐसे केस में भाई होता ये कि भाई वापस जो होता वो हो जाता, तो यहां पे भी हम ये मान सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन जीरो होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा है इसको दबाने के लिए, तो दबाने के लिए, जमीन को दबाने के लिए देखो कर्व नेचर में दब रही है। आप देखो यहां पे जो जमीन दब रही है वो कर्व नेचर में दब रही है। तो आइडियली अगर मैं दिखाऊं तो ये जो F1 फोर्स दबाने वाला फोर्स है ना उसको मुझे एंगल पे दिखाना पड़ता है। अगर मैं यहां की पोजीशन देखूं तो यहां पे जो उसको दबाने वाला फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको रेजिस्ट करने वाला नॉर्मल सरफेस ये डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। तो मान लो कि ये दबाने वाला फोर्स जो भी है वो F1 है, तो उसको सरफेस जो इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है वो N1 है ना। उसी तरीके से मान लो कि यहां पे ऊपर उठाने वाला जो फोर्स है मान लो कि वो है F2 है, ये वाले पॉइंट पे F2 फोर्स एक्ट है, तो उसको नॉर्मल भी N2 लगेगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2, जो नॉर्मल लग रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस है। ये साइड पे फोर्स ज्यादा है, ये साइड पे फोर्स कम है, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा फोर्स है ना, ज्यादा लगने वाला फोर्स है, वो क्या करता है, ये डायरेक्शन में उसको टॉर्क प्रोवाइड कर देता है, हल्का सा टॉर्क प्रोवाइड कर देता है ना। तो हल्का सा टॉर्क प्रोवाइड कर देता है जो क्या करता है, इसको अपोज करता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को अपोज करता है, बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन दी फोर्स। जो दबाने वाला फोर्स है उससे उठाने वाला जो फोर्स है वो कम है ना, उसको उठाने वाला फोर्स कम है, इसीलिए हमें यहाँ पे भाई डिफरेंस नजर आता है, और डिफरेंस की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अभी ये टॉर्क है क्या, वो सारी चीजें ना आपको सर्कुलर मोशन में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो,
कि ऐसा होता है, इसकी वजह से क्या है, धीरे 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 इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाती है ना, क्योंकि डिफॉर्मेशन होता रहता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो सरफेस को दबाता चला जाएगा। कई बार सरफेस उसको भी दबा देती है, ऐसा भी हो सकता है ना, कई बार सरफेस उसको भी दबा देती है। और दबाती तो है ही, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप मैंने बोला ना कि भाई व्हीकल के टायर को देखना तो कभी भी कांटेक्ट पॉइंट नहीं बनाता है, उसका थोड़ा टायर आपको दबा हुआ नजर आता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली पूरे व्हीकल का जो भी मास होता है उसका mg पूरा यहीं पे लग जाता है ना, तो इसलिए वो दबाएगा, इसको दबाएगा तो टायर दबा हुआ नजर आता है आपको, है ना। और आपने देखा होगा शायद वहां पे आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी टायर में हवा कम होती है ना, तो तब आपको कुछ चरचर जैसी आवाज भी आती है ना, चरचर जैसी आवाज भी आती है। देखना, आप नॉर्मल जब भी परफेक्ट हवा अंदर रखते हो और ऐसे केस में आप जाते हो व्हीकल पे, तब आपको टायर की आवाज सुनाई नहीं देती है उतनी, लेकिन जब भी हवा कम हो जाती है, टायर दबता है, तो उसमें आपको चरचर चरचर जैसी आवाज भी आती है, मतलब कि पूरा साउंड मतलब कि अलग हो जाता है, मतलब कि आप महसूस कर पाते हैं। हाँ, एक तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जब भी हवा कम होती है, तब उसको मोशन में लाने के लिए, मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगने के पीछे का रीजन है कि वहां पे हवा कम है तो ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया बना है ना, ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया बना है तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा अपोज करेगा, है ना, और आवाज भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है आपको, आवाज भी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा ही होता है वहां पे। तो ये जो कॉन्टेक्ट एरिया बना है ना, बस यहीं पे सारा खेल हो जाता है। कॉन्टेक्ट एरिया बना है तो उसमें डिफरेंस कहां आ जाता है, जो दबाने वाला फोर्स है उससे जो ऊपर उठता है ना, वो फोर्स कम हो जाता है। मतलब कि जैसे वो आगे बढ़ जाता है तो यहां पे जो जमीन को दबाने वाला फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से जो नॉर्मल प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोड्यूस होता है। तो भाई यहां पे डिफरेंस आ जाता है कि यहां पे जो नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ और यहां पे जो नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ उसमें डिफरेंस है, तो उसकी वजह से एक टॉर्क जैसा, एक हल्का सा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, जो क्या करता है, इसकी एंगुलर मोशन को अपोज करता है ना, और वही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसको रोकने के लिए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कुछ रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, लेकिन हम उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ये रोलिंग फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला क्या बनाएंगे, वही फॉर्मूला बनाएंगे जो हमने स्टैटिक एंड काइनेटिक में देखा था। मतलब कि हम ऐसा नहीं देखेंगे यहाँ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से वो काम कर, हाँ कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से काम करता है, ठीक है, इस तरीका ये तरीका होता है उसके काम करने का, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स है, यहाँ पे ये साइड पे ज्यादा फोर्स है कंपेयर टू ये साइड, तो होती क्या है कि वो बॉडी को उल्टा घुमाने की कोशिश करते हैं ना, वो फोर्स बॉडी को उल्टा घुमाने की कोशिश करता है। अभी ऐसा क्यों होता है ना, ये घुमाने का फोर्स कहां से आता है, वो सारी चीजें ना आपको वहां पे रोलिंग में समझ आएगी, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऐसा कुछ हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है दोनों फोर्स में, ठीक है, और शायद यही रीजन होता है कि वो जमीन के ऊपर उसके निशान बन जाते हैं। अगर जितना दबाने वाला फोर्स है उतना ही अगर उसको ऊपर भी उठा देता, जमीन को जितना दबाया उतना अगर वापस वो ऊपर भी आ जाती जमीन, तो कभी भी आपको उसके निशान नहीं नजर आते, उसके निशान पड़ते नहीं नजर आते, है ना, ऐसा नहीं होता, निशान नहीं नजर आते, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो दैट इज वाई कि वहां पे आपको निशान छूट जाते हैं। आपको कभी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई कोई चीज या बॉल अगर किसी जमीन के ऊपर से पास होता है रोल करके, तो क्यों उसके निशान बन जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जब भी वो पास होता है तब जो आगे से दबाता जाता है वो पीछे से वापिस वो जमीन को ऊपर उठने की लिए स्पेस भी बनाता जाता है। लेकिन भाई होता यह है कि भाई जितने तेजी से दबा दिया है ना, उतनी तेजी से वो जमीन वापस ऊपर आ नहीं पाएगी, आ नहीं पाएगी। इसके लिए होता क्या है कि होता यह है कि भाई उतने निशान उसके वहां पे छूट जाते हैं, जहां तक ऊपर आ जाती है उतनी आ जाती है, नहीं आती है तो वहां पे वही निशान बन जाते हैं ना, क्योंकि उतनी दबी हुई नजर आएगी, उतनी दबी हुई नजर आएगी, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई हाँ उसने निशान छोड़ दिए, है ना। तो ऐसा ही होता है रियलिटी में, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शन, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहां पे सिंपल सा वही पॉइंट देखेंगे कि जो होता है भाई दबता क्यों है, क्योंकि भाई उसका mg नीचे केवल आ जाता है। तो मैं यहां पे तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे प्योर रोलिंग वाला जो केस हो ना, वहां पे दिखाऊंगा कि भाई दबता क्यों, कि मान लो कि भाई इसका खुद का मास है m, तो दबने के पीछे का रीजन ये है कि भाई इसका mg नीचे लग जाता है, इसका mg नीचे लग जाता है। तो हमें पता है कि mg लगने के कारण वो नीचे जमीन को पुश करेगा, और जमीन भी क्या करती है, उसको ऊपर की उठने की, ऊपर उठाने के लिए, अपोज करने के लिए एक नॉर्मल भी लगा देती है। तो यहां पे यही नजर आया, यही हमने देखा कि जितना ज्यादा mg लगेगा ना,
उतना ज्यादा दबेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो यहां पे हमने देखा तो उस तरीके से यहां पे फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो यहां पे भी वही देखा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन सीधा प्रोपोर्शनल होता है ये नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, मान लो कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर है, तो ऐसे केस में हम यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मानेंगे एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर टाइम्स एन। जहां पे ये म्यू आर क्या है, जहां पे ये म्यू आर हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग, सॉरी ऑटो से में चला गया, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मल वापस कितना होगा, तो नॉर्मल होगा हमारे लिए एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर टाइम्स एम जी के बराबर। ठीक है, तो वापस कहानी वही, फॉर्मूला उसी टाइप का, मतलब कि ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे नहीं होगा। तीनों फॉर्मेट को देखोगे तो तीनों फॉर्मेट सेम टाइप के ही है, तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे। लेकिन मैंने यहां पे समझा है कि ये रियलिटी में होता क्या है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है, क्यों पैदा होता है, उसके पीछे का रीजन भी मैंने समझाया। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन। ठीक है, यही फॉर्मूला याद रखना होता है। तो मैंने अभी बताया कि भाई अगर आप देखने जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर उससे कम बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर उससे भी कम बोले तो भाई रोलिंग फ्रिक्शन। तो दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है फ्रिक्शन का। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद नंबर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, उससे कम होता है, और उसके बाद नंबर आता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम होता है ना। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो आई होप सो कि आपको ये रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। ठीक है, चलो बाय।